पुरानी कहावत है वैसे, गलती करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन गलती तो सबसे होती है, लेकिन अगर आप गलतियों से ना सीखें, इसे बेवकूफ़ी कहते हैं। पहले ओडीआई में इंग्लैंड ने 300 प्लस का जो चेज़ था वो कर सकते थे, लेकिन कहीं न कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। लेकिन दूसरे ओडीआई में वो गुस्ताखी उन्होंने नहीं दोहराई। नतीजा ये है कि 3 मैच की सीरीज़ अब 1-1 की बराबरी पर खड़ी है। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिक इन्फो मैच। हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय मांजरेकर। संजय, मैंने शुरुआत में जैसे कहा ना कि इंग्लैंड ने तो गुस्ताखी नहीं दोहराई, लेकिन मैं भारतीय टीम के बारे में बात करूंगा। उन्होंने पहला मैच तो जीत लिया, लेकिन उस मैच में भी एक चीज तो नजर आ रही थी, एक गलती कर गए थे कि गेंदबाजी थोड़ी कमजोर नजर आ रही थी जब हार्दिक गेंदबाजी नहीं कर रहे थे। ये चीज आपको पहले से पता थी जब आप दूसरे ओडीआई में जा रहे हैं, बावजूद इसके आपने कोई बदलाव नहीं किया, तो ये तो गलती दोबारा ही हुई। शायद गलती ये हो गई कि पता है कि हमारी बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर है और बैटिंग हमने पहली की, यानी बॉलिंग थोड़ी ड्यू के अंडर उनकी बल्लेबाजी आसान हो गई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ा और प्रयास होना चाहिए था स्कोर बड़ा करने के लिए। 330 लगता है बड़ा स्कोर, लेकिन वो हो पाया क्योंकि आखिरी 20 ओवर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई। लेकिन पहले 30 ओवर में इंडिया के और इंग्लैंड के 30 ओवर अगर आप कंपेयर की करे तो उसमें करीबन 42 रन्स का फासला था। वो काफी बड़ा फासला जैसे अंत में साबित भी हुआ। इस पे हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे आगे संजय। सबसे पहले हम एक पॉइंट जो नजर डाल रहे हैं वो है पावर हिटिंग का जो मास्टर क्लास हमें इंग्लैंड की तरफ से देखने को मिला। जैसे आपने बताया भी, बेस्टो थे, बेन स्टोक्स थे। एक चीज में अगर उनके सलामी बल्लेबाजों को देखूं तो क्या आज थोड़ी सी अप्रोच इस लिहाज में अलग नजर आई कि पहले तो ऐसे लग रहा था कि तेजी से रन बनाए, इस वनडे में शायद ये नजरिए के साथ आए थे कि रन तो बनाएंगे लेकिन हमें मैच खत्म भी करना है, क्या इस अप्रोच के साथ आए थे? बेयर्स्टो आज पूरी तरह लग रहे थे कि आज उनको लंबा खेलना था अंदर रह के, और जिस तरह का पिच था, बॉलिंग अटैक था, माहौल था, उनको पता था कि अगर रन बनाने हो तो बन सकते हैं, आउट नहीं होना है। ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था और ये उनका अप्रोच टू बी फेयर पहले वनडे में भी था। वो आउट हो गए 90s के करीब आके, ऐसे नहीं कि उन्होंने विकेट फेंक दिया था, वो अप्रोच था उनका, पुल मारने गए और डीप मिड विकेट पे आउट हुए। लेकिन आज जो भारत को एक बोनस मिल गया था शार्दुल ठाकुर के 3 विकेट्स का, वो आज नहीं मिला। उसकी वजह से ये पता चल गया है कि अगर विकेट्स ना लो इंग्लैंड के तो किस तरह से वो बल्लेबाजी कर सकते हैं इन कंडीशंस में। सबसे बड़ी बात इस मैच में यह है निखिल कि इतना बड़ा स्कोर उन्होंने चेस किया 6 ओवर्स बाकी रख के, यानी 6 ओवर्स रिजर्व में रख के उन्होंने वो स्कोर चेस किया। ये इस जीत की खासियत है। एक चीज, आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम बेन स्टोक्स, उन्होंने शानदार पारी खेली, 99 रन बनाए, करीब 200 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन मैं उस डिसीजन के बारे में आ जाऊंगा। वहां पर 26वें ओवर में 33 रन पे थे उस वक्त और अंपायर आउट नहीं देते। दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तो उस डिसीजन के बारे में आप क्या देखते हैं, और अगर वो निर्णय भारत के पक्ष में जाता तो क्या नतीजा अलग होता? प्रेशर में आ गए थे टीवी अंपायर, क्योंकि विजन और विजुअल जो दिखाई दे रहा था, और वही काम है टीवी अंपायर का, आप देखिए क्या बल्ले का कोई भाग क्रीज के अंदर है या नहीं। और हमने देखा कि जब बल्ला ग्राउंडेड था, और वो होना चाहिए, हवा में जो बल्ला होता है वो नहीं, आपको ग्राउंड करना पड़ता है। जो ग्राउंडेड भाग था बल्ले का वो क्रीज के ऊपर था, क्रीज के अंदर जो हम क्रॉस करते क्रीज को, वहां पर मुझे नहीं लगा कि बल्ला था, तो वो क्लियरली आउट था। वहां पर बेन स्टोक्स थोड़े से लकी थे, लेकिन जिस तरह से चेस उन्होंने किया इतने ओवर्स बाकी रख के, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का माहौल था और जिस तरह का उनकी बैटिंग की लय जो पकड़ गई थी कि बेन स्टोक्स अगर आउट होते तो एकदम कोलैप्स नहीं होती थी टीम। माहौल ऐसा था कि बहुत ही अच्छे बैटिंग कंडीशंस थे, और उसके बाद हमने देखा लियम लिविंगस्टोन ने कैसे बल्लेबाजी की। तो मुझे नहीं लगता वो गेम चेंजिंग डिसीजन था, लेकिन गलत डिसीजन जरूर था। चलिए दूसरे पॉइंट का रुख करें, और इसके बारे में आपने थोड़ा संक्षेप में शुरुआत में कहा भी था भारतीय बॉलर्स को, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि भुवी और प्रसिद्ध के अलावा बाकी तो सब गेंदबाज पिटे। सबसे पहले कृणाल के बारे में बात करते हैं। क्या आगे चल के, उनकी बल्लेबाजी तो शानदार है, बट कैन ही बी अ बॉलिंग ऑलराउंडर ऑप्शन? क्या सिर्फ उनको बल्लेबाज के तौर पर देखा जाए? मैं सिर्फ 2 वनडे यहाँ पर नहीं देख रहा, 18 T20 है उनका करियर भी अगर देखूं, 8 के ऊपर उनकी इकोनॉमी में है। आईपीएल में भी हमने देखा कि गेंद के साथ हमेशा 4 ओवर नहीं करते, कैन ही बी दैट ऑलराउंडर ऑप्शन आगे जाके? नहीं, ही कैन नॉट बी।
और मैंने आईपीएल के दौरान एक इंटरव्यू किया था उनके साथ, और मैंने उनको, कभी कभी मेरा वो फॉर्मर क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट, वो ये आ जाता है मेरा मूड, और मैंने उनको बताया कि अगर लॉन्ग टर्म आपको करियर करना है तो बैटिंग में आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। एक बैटिंग ऑलराउंडर की भूमिका वो निभा सकते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं, क्योंकि लिमिटेशंस है। कुलदीप के बारे में बात करनी पड़ेगी क्योंकि अब तो उनके करियर पे भी शायद सवाल उठने लग जाए। हालांकि सिर्फ 2 ही मुकाबले हुए हैं, लेकिन हमने देखा आउट ऑफ फेवर रहे हैं ज्यादातर फॉर्मेट में। मैं सोच रहा था कि कैसे उनकी गेंदबाजी को डिस्क्राइब करूं, तो एक वर्ड आया जहन में, एराटिक। क्योंकि पिटते तो सब है, लेकिन शायद एक जितनी ज्यादा बैट बॉल वो डालते हैं, शायद कोई और गेंदबाज ना डालता हो। एक ओवर में अच्छी गेंद डालते हैं, पर बैट बॉल की उनकी जो फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा नजर आ रही थी। आप कैसे आंकते हैं उनकी गेंदबाजी को फिलहाल? मैंने उनकी बैट बॉलिंग ज्यादा पहले मैच में देखी। हाँ। जब उन्होंने शुरुआत में भी पहला ओवर जब किया तो एकदम बिल्कुल रैंक, कहते हैं ना, लॉन्ग हॉप्स, यानी बिल्कुल शॉट उन्होंने डाले, और फिर एक दो काफी आगे भी गेंदे डाली। आज मेरे हिसाब से अगर प्योर बॉलिंग देखे तो कुलदीप यादव का ये बेहतर परफॉर्मेंस था। सिर्फ बॉलिंग, यानी बॉल जिस तरह से छूट रही थी, राइट स्पीड पे छूट रही थी। पहले मैच में सिर्फ एक बॉल उन्होंने 70 किलोमीटर की स्पीड से डाला था, तेज डालने की कोशिश कर रहे थे, और लाइन भी मिडिल एंड लेग की थी, और वो बिल्कुल लग रहा था कि ये कुलदीप यादव नहीं है, कंफर्ट जोन के बाहर लग रहे। तो इस मैच में उन्होंने पहले ओवर में ही 3 बॉलें डाली जो 70 किलोमीटर एंड ओवर थी, और लाइन भी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थी। तो आज उनको जो मार पड़ी है वो अच्छी गेंदों पे भी पड़ी है। तो एक ही सवाल उठना चाहिए उनके खिलाफ, कि जब वो फ्लाइट करते हैं, क्योंकि उनका जॉब है विकेट लेना, इकोनॉमी नहीं है उनका जॉब, तो वो फ्लाइट करते जब बल्लेबाज उनके पीछे लगता है, जैसे बेयर्स जो लग रहे थे या स्टोक्स ने भी, तो वो मिस क्यों नहीं हो रही उनकी शॉट्स? तो वहां कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर स्लो डाल रहे तो बॉल ज्यादा स्पिन होना चाहिए, और वो हमेशा एक गूगली डालते हैं राइट हैंडर्स के खिलाफ, वो भी मैंने देखा कि ज्यादा टर्न नहीं हो रही थी। यानी ये जो बड़े कद के, ऊंचे कद के जो बल्लेबाज है, सीधा बॉल के नजदीक आके अपना बल्ला चलाते हैं, अगर टर्न ज्यादा हो बॉल में तो फिर चांस बनता है, और वो कुलदीप यादव से नहीं हो रहा था, इसलिए उनके अच्छे बॉल्स पे भी मार पड़ रही। इसके गेंदबाजी के अलावा एक कमजोरी जैसे मिडिल ऑर्डर के बारे में आप बात करते हो, उस पर मैं आऊंगा। फिलहाल एक पॉजिटिव देख रहे हैं कि आखिरी 10 में तो पंत और पांड्या का आज आतंक देखने को मिला, और ये 2 मैचेस में हमने देखा है 10 के आप रन पर ओवर जाते हैं पहले मैच में, इस बार 12 पर ओवर आप बना रहे हैं। तो यानी ये चीज तो भारतीय टीम की थोड़ी सॉर्टेड नजर आ रही है। इफ इट्स नॉट पांड्या और क्या बोलते हैं पंत, तो देन इट विल बी कृणाल समटाइम, इट विल बी केएल समटाइम। दिस सीम्स सॉर्टेड फॉर नाउ। एक्सप्लोजन जो चाहिए था, और T20 में मुझे लगता है कि T20 टीम बहुत अच्छी लग रही है। 50 ओवर्स के लिए मुझे लगता है बॉलिंग में थोड़ा और जोर आना चाहिए, और अगर उसमें थोड़ी बैटिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो मैं तो हमेशा मानते रहा हूं, आपको मेरी पुरानी थॉट्स भी पता है कई प्लेयर्स के बारे में, कि जो थोड़ा बहुत ये करते, थोड़ा बहुत वो, तो वो उसका मैं कभी फैन नहीं रहा, और 50 ओवर्स क्रिकेट में शायद उसकी जरूरत है। और आज हमने देखा कि अगर आप प्योर बॉलर नहीं हो, तो प्योर बॉलर जब स्ट्रगल करते तो पार्ट टाइम बॉलर को तो चांस ही नहीं बनता। तो बैटिंग सॉर्टेड है, लेकिन मैच भी जीतना है। तो देखते हैं भारत क्या करता है, कि बल्लेबाज कम करके अगर एक प्योर बॉलर लाते हैं, या फिर उसी सॉर्ट ऑफ बल्लेबाज को लेके एक हार्दिक से ज्यादा गेंद करवाएंगे तो एक छठा ऑप्शन होगा। कठिन एक निर्णय है, क्योंकि कृणाल पंड्या ने जिस तरह से पारी के लिए उनको बाहर रखना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एज अ बॉलर थोड़ी सी समस्या है उनकी, तो हार्ड कॉल्स लेने होंगे। और मैं हमेशा मानता हूं कि अगर आपको बड़े टाइटल्स जीतने हैं तो बल्लेबाजी तो होनी चाहिए अच्छी, लेकिन गेम चेंजेस आपके गेंदबाजी में भी होने चाहिए, नहीं तो आप जितने भी रन बनाएंगे वो कम पड़ेंगे। बल्लेबाजी के बारे में आपने इसे शुरुआत में कही थी कि ये जो मिडिल ओवर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है इंग्लैंड और इंडियन टीम के बीच। आज जो मिडिल ओवर्स हैं वहां पर धीमी बल्लेबाजी हुई, उस वक्त कोहली थे, राहुल थे, दोनों सेट हो चुके थे। आपको क्या लगता है क्या कारण है? क्या आपको थोड़ा ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा जो लोअर ऑर्डर में बल्लेबाज आ रहे हैं? क्योंकि अभी तक शायद भारतीय बैटिंग का ये मानसिकता रही है कि टॉप ऑर्डर कैन ओनली विन यू मैचेस, आप थोड़ा केयरफुल खेलें। क्या ये अगर आप सोच बदलेंगे तो फिर वहां पे इम्पटस आ सकता है बीच में? देखिए, इंग्लैंड ने एक उदाहरण रखा है कि आप T20 अप्रोच 50 ओवर्स में रखो, और वो काम कर जाता है। उन्होंने T20 का इफेक्ट उन्होंने 50 ओवर्स क्रिकेट में यूज किया है, कि मोमेंट में आप कैपिटलाइज करने को देखिए। आज एक दूसरी बड़ी बात जो थी, इतनी मार पड़ी है सब गेंदबाजों को, लेकिन मोइन अली ने 10 ओवर में 47 रन दिए।
हाँ, 10 ओवर में 47। और उसका कारण ये नहीं था कि उन्हें बहुत अच्छी गेंदबाजी की और मारने ही नहीं दिया, हाँ, वो उस तरह से गेंदबाजी कर सके या उस तरह के एनालिसिस अपने बॉलिंग में दिखा सके, क्योंकि उनके खिलाफ अटैक ही नहीं हुआ। क्योंकि प्लानिंग लॉन्ग टर्म चल रही थी भारत की कि हमें पार्टनरशिप बिल्ड करना है, हम दोनों सेट है, एक बड़ा स्कोर करेंगे और फिर बाद में हमारे पास है ऋषभ पंत है, कृणाल है, हार्दिक, वो एक स्कोर लेके जाएंगे। लेकिन उसमें विकेट प्रिजर्वेशन में मोइन अली बच गए। 10 ओवर में केवल 47। अगर उनके खिलाफ 15-20 रन और बनते तो वो 15-20 रन आपके स्कोर में ऐड होते, और वो मुझे लगता है कि भारत केपेबल था करने के लिए कि मोइन अली के पीछे लग के उनके खिलाफ भी रन बना सकते थे। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही थी, और वो ऐसे माहौल में बैकफायर होती है जब इंग्लैंड जैसे ऑपोजिशन आपके पास होता है, और स्पेशली व्हेन यू आर बैटिंग फर्स्ट और अंडरलाई ड्यू जब होता है, तो आपको हमेशा थोड़ा सा 20-25 रन ज्यादा करने की सोचनी चाहिए। तो ये भारत के लिए मुझे लगता है एक बड़ी सीख है। और जैसे मैंने कहा कि 30 ओवर के कंपैरिजन में पहले 30 ओवर में तो फासला बहुत ही ज्यादा था, तो वो भी एक भारत को नोट करना चाहिए, स्पेशली जब आप बैटिंग हैवी करके टीम खेल रहे हो। आखिरी में बात करेंगे एक भारतीय टीम के पॉजिटिव के बारे में, वो है प्रसिद्ध कृष्णा का जो प्रसिद्ध उन्होंने यॉर्कर डाला, वो फेमस होते जा रहे हैं हर मुकाबले में, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब वो शुरुआत में भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हार्ड लेंथ वो डालते हैं, उनको वो सूट भी करता है, और अब हम देख रहे हैं जब आते हैं बाद में भी आप उनको लेके आते हैं एज अ विकेट टेकर, शानदार यॉर्कर। इज ही इंप्रेसिंग यू टू? देखिए, मैं थोड़ा सा, मेरा ओपिनियन डिफरेंट है निखिल। हाँ, मैं एक्चुअली चाहूंगा कि नटराजन आखिरी मैच खेले इंस्टेड ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा। अच्छा, क्योंकि अगर प्रसिद्ध कृष्णा को आप क्लोजली ऑब्जर्व करें, हाँ, तो अगर बहुत ही ज्यादा फिर से बैटिंग ऑनस्लॉट हो जाए, तो 3 बॉलर्स में से सबसे कठिन जो हैंडल करने के लिए बॉलर है वो प्रसिद्ध कृष्णा है। शार्दुल ठाकुर ने अपना काम करके दिखाया है पहले मैच में, और भुवनेश्वर कुमार बेस्ट सीमर है। तो मुझे लगता है कि अगर इसी तरह पूरा बैटिंग मेहम जो हम इंग्लिश में कहते हैं, अगर फिर से वो नौबत आए, तो आई वुड हैव नटराजन मोर देन प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि नटराजन थोड़े ज्यादा मंझे हुए बॉलर है जो यॉर्कर्स डाल सकते हैं और मार जो पड़ती है उससे बच सकते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को अभी भी मुझे लगता है वर्क इन प्रोग्रेस है। बहुत ही अच्छा उन्होंने पोटेंशियल दिखाया, और जो विकेट्स उन्होंने लिए वो जरूर लिए, लेकिन उसके पहले काम बन गया था। इंग्लैंड वाज इन अ वेरी सॉलिड पोजीशन। तो गुड लक टू हिम, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। लेकिन मैं पर्सनली आई वुड लाइक टू यू नटराजन, क्योंकि वो स्क्वाड में है इस बैटिंग के खिलाफ कोई अलग एक लेफ्ट आर्म सीमर जो जानता है कि अटैक जब होता है तो कैसे बच के निकल सकते हैं। तो चलिए, प्रसिद्ध फिलहाल तो फेमस हो रहे हैं, लेकिन इट वाज अ फेमस विन फॉर द इंग्लिश टीम आल्सो, क्योंकि अगर आप इस बात से अंदाजा लगाएं, हाईएस्ट रन चेज है इंडिया के खिलाफ उनकी, और 5th हाईएस्ट उनकी हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट में, तो उनके लिए बहुत यादगार दिन रहेगा। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू। अब सीरीज भी एक एक्साइटिंग मोड पर है, क्योंकि हम फिनाले में जाएंगे और तभी डिसाइड हो पाएगा कौन इस सीरीज को अपने नाम करता है। फिलहाल आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे।